नमस्कार। YouTube के सोनांचली कार्नर चैनल पर आप इस समय सुन रहे हैं उपन्यास कोहबर की शर्त। कोहबर की शर्त, जिसे लिखा है केशव प्रसाद मिश्र ने। अब तक आप उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 1 के समस्त भागों का वाचन सुन चुके हैं। अब लीजिए सुनिए उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 2 के पहले भाग का वाचन। जिस वर्ष सोना में बाढ़ न आती, उस वर्ष बलिहार के पास पड़ोस के गांवों की सरेह में भदई कसकर होती थी। अगर बाढ़ आ गई तो हजारों बीघों में छाती भर ऊंची खड़ी फसल गंगा की गोद में चली जाती। इन खेतों में भदई बोना जुए का खेल था। सब कुछ जानते हुए भी इन गांवों के अधिकतर लोग यह जुआ प्रतिवर्ष खेलते थे। 20 बीघा खेत की अपील माल की बड़ी अदालत में हो गई थी, किंतु अचलगढ़ का जमींदार 20 बीघा पर कब्जा कर लेने की ताक में लगा हुआ था। दौरी व सावन के बाद जब लोगों की खलिहानें उठ गईं, तो बैसाख के आरंभ में ही काका ने गांव का बिटोर किया। जामुन वाली परती में साज के समय सूरज डूब जाने के बाद गांव के बड़े बड़े तथा नहुइयों की जुटान हुई। पहले 20 बीघा में भदई नहीं बोई जाती थी। काका ने बिटोह में प्रस्ताव रखा कि इस वर्ष भदई बोई जाए और लगन से खेती की कोड़ाई हो। गांव के बहुत से लोग मजदूरों से 20 रुपए बीघे की दर से अपने खेत कोड़वा लेते थे। काका के प्रस्ताव पर लोग हंसे। काका ने खड़े होकर कहा, 20 बीघा को अगर बचाना है तो जैसे मैं कहता हूं, गांव भर को उसमें मदद देनी पड़ेगी। अदालत कानून अब तुम ही हो गए, सुमेश्वर मिसिर बोले। अदालत कानून के नाम पर खेती की सारी आमदनी तो हड़प गए कृपा निधान। अगर बिहंसी न होती तो हिसाब की बही भी न मिलती। अब दाल भात में ऊट का ठेहुन बनोगे तो ठीक न होगा। बाढ़ बाढ़ गए, 9 हाथ का पगहा भी लेते गए। न करेंगे न दूसरों को करने देंगे। सुमेश्वर मिसिर चुप लगा गए। काका फिर बोले, हमारी राय है कि गांव के 20 आदमी रोज खेत कोड़ना शुरू कर दें। घर पीछे एक आदमी अपनी पारी पर रोज खेत कोड़ने जाए। गांव में जितने घर हैं उसके हिसाब से एक घर की पारी 7 दिन में एक बार आएगी। पारी बारी बांधने का झंझट कौन संभालेगा? किसी ने कहा, सब मैं कर लूंगा, इसका भार मुझ पर रहेगा। बस गांव हमारी पीठ पर तैयार रहे। काका अपना जनेऊ निकाल कर बोले, अचलगढ़ के जमींदार अदालत से भले जीत लें, खेत पर कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन करना क्या होगा? करना यह होगा, काका बोले, गांव के लोग अपने इस खेत को बोवें। 20 बीघा खेत की आमदनी कम नहीं होती। आधी आमदनी घर पीछे बांट दी जाए। बाकी का आधा मुकदमे की पैरवी में लगे। बाकी गौझी धर्म के खाते में जमा हो। गांव को अगर विश्वास हो तो आमदनी खर्च का हिसाब मैं करने को तैयार हूं। बिटोर में आए हुए लोग सोचते हुए आपस में एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। काका हिमालय की इसी दृढ़ता से भीड़ के बीच में खड़े होकर चारों ओर ताकते रहे। कुछ देर तक जब कोई न बोला तो काका फिर बोले, हाँ या नहीं का जवाब तो गांव की ओर से मिलना ही चाहिए। खेत 20 बीघे का है। गांव के मान का सवाल ऊपर से है। सब लोग चुप हो एक दूसरे से फुसुर फुसुर बतियाते रहे। काका कोई उत्तर न पाकर फिर बोले, या तो गांव हां करे या कोई और दूसरा उपाय रखे। अच्छा, हम लोगों को काका की बात मंजूर है। गांव के 2-4 नवाही और 1-2 प्रौढ़ व्यक्ति एक साथ ही बोल पड़े। फिर बाकी लोग भी हां में हां मिलाने लगे। उसी समय काका भीड़ में बैठे हुए 20 आदमियों के नाम बोलकर बोले, कल अच्छा दिन है। ये लोग भोर में 20 बीघा कोड़ने पहुंचेंगे। लोगों ने मंजूरी दी। बिटोर उठ गया। उसी समय अपने खंड में आकर काका ने गांव भर के घरजनवा की एक फेहरिस्त बना ली। भोर में उठकर जिस जिसको जाना था उसे खंड में जाकर जगा आए। 20 आदमी थे। 21वें काका स्वयं अपनी कुदाल लिए 20 बीघा में पहुंच गए। कतार में खड़े 21 आदमियों की कमर भर ऊंची बेट वाली कुदालें सिर के ऊपर उठकर खेत में धंसती तो धरती जैसे दहल जाती।
ऐसा प्रतिदिन होता। दूसरे दिन जिसकी पारी होती, काका साज को ही उसके घर जाकर बता आते और स्वयं भी खेत पर नित्य जाते। दिन भर इधर उधर व्यर्थ बैठे रहने वाले, विशेषकर चैत बैसाख के लगन के दिनों में रोज नाच देखने की टोह में लगे रहने वाले काका के जीवन में ऐसा परिवर्तन देख गांव के लोग बेहद अचरज करते। किंतु काका थे जो 20 बीघवा की चिंता में सोते, 20 बीघवा की चिंता में जागते। अड़ोस पड़ोस के गांव में एक से बढ़कर एक नाच नौटंकी आई। लोगों ने चलने का लालच भी दिया, किंतु काका ने सुना और हंसकर टाल दिया। किसी ने बहुत जोर दिया तो बोले, हमारे लिए नाच नौटंकी तो अब 20 बीघवा है। यारो, गांव की आन रही तो बहुत नाच नौटंकी देखने को मिलेगा। 4-5 दिनों के बाद लोगों में न जाने कहां से इतनी लगन समा गई कि बिना बुलाए बिना पारी के लोग खेत कोड़ने जाने लगे। 20 की जगह 30-30, 40-40 आदमी खेत कोड़ने आने लगे। गांव भर में काका ने जैसे शंख ध्वनि फूंक दी। 10-10 साल के बच्चे तक ललकार उठे। कोड़ने वालों के संग झुंड के झुंड बच्चे भी जाने लगे। बड़े लोग खेत कोड़ते, लड़के दूबे चिखुड़ते, ढेले फोड़ते। दिन भर कोड़ाई। सांझ को दिन डूबने के बाद जामुन वाली परती में गांव के लोगों की जुटान और केवल 20 बीघवा की चर्चा। सिर पर अंगोछा, घुटने तक मुड़ी हुई धोती पहने 40-40 आदमियों की कुदाल सिर के ऊपर एक साथ उठकर खेत में गड़ती तो देखते ही बनता। कभी तो अचलगढ़ के लोग जैसे तमाशा देखने आते। 20-22 दिनों की मेहनत में खेत कोड़ दिया गया। दूबे भी चिखुर कर लड़कों ने साफ कर दी। खेत एक मेड़ से दूसरी मेड़ तक करेल माटी के बड़े बड़े ढेलों से भर गया। बलिहार के लोगों ने चैन की सांस ली। काका को लगा यज्ञ का पहला चरण समाप्त हुआ। उसके बाद आषाढ़ की पहली बरसात में ही 20 बीघवा के करेल माटी के ढेले फूटकर छितरा गए। दूसरी तीसरी बार की बरसात में तो खेत फूल की तरह खिल उठा। काका घूमने जाते तो खेत देखकर उनकी छाती गज भर की हो जाती। भदई बोने का सवाल आया तो कुछ लोगों की राय हुई कि इसमें भदई न बोकर इकट्ठे कतकी ही बोई जाए। किंतु काका इस बार फिर गरजे, 20 बीघवा बोया जरूर जाएगा। गांव अगर बीज का दाम न देगा तो मैं दूंगा। और खेत में जनेरा बो दिया गया। देखते देखते छाती भर फसल उग आई। गांव उसी तन्मयता से सोहनी निगरानी करता रहा। 6-6, 7-7 फीट के जनेरा के पौधे खेत में लहराने लगे और जब एक एक पौधे में दोहरी तिहरी बालें लगने लगी तो बलिहार वालों की छाती जुड़ाने लगी। संयोग ऐसा हुआ कि उस साल सोना में बाढ़ न आई। काका का ललाट 2 अंगुल और चौड़ा हो आया। रात को अगोरने के लिए खेत में 20 ऊंची ऊंची मचाने गड़ गईं। लोग अपनी अपनी पारी पर रात को खेत अगोरने लगे। 20 बीघवा ने सोना उगल दिया। काका के खलिहान में सैकड़ों मन जनेरा का टाल लग गया। गांव भर को बिटोर कर काका ने आधा अनाज बराबर बराबर गांव के प्रत्येक घर में बंटवा दिया। आधा बेच दिया गया और रुपए मुकदमे के खर्च के लिए काका के पास जमा हो गए। जनेरा कट बिक जाने के बाद काका के मन में अपार हर्ष समा गया। बड़े विश्वास से वह 20 बीघवा के मुकदमे की पैरवी करते। क्वार भर तो सभी लोग इत्मीनान से रहे। सोचते थे कि कार्तिक में इस खेत को फिर से अच्छी तरह जोत कर गेहूं बोया जाएगा। कार्तिक में ही मुकदमे की तारीख पड़ी। आशा से पहले ही फैसला हो गया। बलिहार मुकदमा हार गया। काका का सारा उत्साह 2-3 दिनों के लिए ठंडा पड़ गया। न किसी के यहां जाना, न किसी को बोलना, चुपचाप अपने खंड में पड़े रहते। गांव के लोगों ने उनकी उदासी का कारण समझ उन्हें समझाया, पर काका थे कि खेत की चिंता में डूबे तो डूब गए। जामुन वाली परती में गांव का बिटोर हुआ। लोगों ने तय किया कि चाहे जैसे भी हो, अचलगढ़ के ठाकुर को खेत पर कब्जा न करने दिया जाए। खेत उसी तरह जोता बोया जाए। काका इस बार कुछ न बोले। अचलगढ़ के ठाकुर को इस बात की भनक मिल गई। डिग्री हो गई थी, इसलिए उसने कार्तिक में खेत जोतने बोने का निश्चय किया। बलिहार के भी जासूस ठाकुर का हल चढ़ने के दिन की टोह में लग गए।
दोनों ओर के भेद एक दूसरे की ओर खुलने लगे। ठाकुर अपने गांव के लठैतों के साथ हल बैल लेकर बिस्बिगहवा पर आ पहुंचा। इधर से बलिहार के लोग भी लाठी भाले के साथ खेत पर बाढ़ की तरफ फैल गए। खेत की एक डरार पर बलिहार के लोग, दूसरी डरार पर अचलगढ़ के लोग लाठी भाले से लैस खड़े थे। हाँ, अचलगढ़ के लोग कम थे। जो थे वे ठाकुर के किराए के आदमी थे। इधर बलिहार के बच्चे बूढ़े तक उमड़ पड़े थे। खेत के बीच में ठाकुर के हल बैल आ गए। साथ में 5-7 आदमियों के साथ ठाकुर आगे बढ़ा। इधर से 4-5 आदमी और डोर से बंधे हुए लोटे में भरा जल लेकर निहत्थे काका। काका और ठाकुर में बातचीत होने लगी। ठाकुर बोला, देखिए तिवारी जी, आप लोग मुकदमा हार गए हैं, तब खेत पर कब्जा क्यों नहीं करने देते? मुकदमा किस बात का हारे हैं ठाकुर? इस 20 बीघवा खेत का, जिसे डुमराव महाराज ने मुझे पट्टा लिख दिया है। और ठाकुर ने पट्टा का कागज काका को खोलकर दिखा दिया। यह पट्टा लिख देने से कुछ नहीं होगा ठाकुर। डुमराव महाराज के बाप ने जिस 20 बीघवा खेत को बलिहार को माफी दे दान कर दिया था, उस खेत का पट्टा लिखने का उनके लड़के को कोई अधिकार ही नहीं है। यह तो कानून की बात है तिवारी जी। इसका फैसला अदालत से हो चुका है। हुआ होगा, लेकिन इस खेत के सहारे जीने वाले बलिहार के लोगों का पेट अब कैसे भरेगा? इसका फैसला तो अदालत ने किया ही नहीं, तो हम क्या करें? तुम उनका फैसला करो। मैं? ठाकुर हंसा। हाँ, तुम्हें ही फैसला करना होगा। तुमको ही बताना पड़ेगा कि हर साल बलिहार की गरीब दुखी बेटियों की मांग में इस खेत के कारण सेनूर पड़ता था। अब क्या वे कुंवारी रहेंगी? जो विधवा असहाय औरतें इसके सहारे पलती थीं, वे किसका आसरा देखेंगी? स्कूल और गांव के मंदिर का खर्च अब कहां से आएगा? यह तो तुमको बताना पड़ेगा। सारी दुनिया का ठेका मैंने ही लिया है। 20 बीघा का तो लिया है। जरूर, तो ठेका अधूरा क्यों रहे? पूरा ले लो। जिनकी महतारी के मालिक बने हो, उन बच्चों का भी भार संभालो। काका के व्यंग भरे स्वर में अपार दृढ़ता थी। पीछे से बलिहार के लोग काका की पीठ पर उफान आए थे, किंतु हाथ के इशारे से काका हर बार उन्हें रोक देते थे। तिवारी जी, बहस ना करिए। खेत जोतने की शायद बीती जा रही है। खेत कैसे जोतोगे ठाकुर? सैकड़ों वर्षों से जेठ बैसाख के ताप में जो खून पसीना बहा के जोत बो के इसके ढेले फोड़ फोड़ के अपना पेट पालते आए हैं, तुम समझते हो वे इसे आसानी से छोड़ देंगे? काका के स्वर में तेजी आने लगी। छोड़ना तो पड़ेगा ही तिवारी जी। खेत निकालने के लिए ही तो मैं आज यहां आया हूं। किसी की धरती और बेटी निकाल लेना खिलवाड़ नहीं है ठाकुर। मैं हर बात के लिए तैयार होकर आया हूं तिवारी जी। लेकिन तुम आगे आगे क्यों बोल रहे हो? कि तुम्हारा अकेले का तो नहीं? अकेले का होता तब तो तिवारी तुम्हारी परछाई धोगने तक न आते। ठाकुर, यह गौजी खेत है। काका ने अभिमान से तन कर कहा। यह जिसका भी हो, तिवारी जी हल के आगे से हटो। खेत पर हल चलने दो, शायद बीत रही है। ठाकुर झुझलाकर बोला, हल नहीं चल सकता ठाकुर। तुम्हारे ऊपर खून चढ़ा है तो यही सही। काका ने चेतावनी दी। हल चल के रहेगा तिवारी, आज खेत जूत के रहेगा। ठाकुर जोश में आ गया। तो मैं भी हल के सामने से नहीं हटूंगा। चलाओ मेरी देह पर हल। और काका हल के आगे बेड़े लेट गए। अरे, यह बावन मरेगा क्या? रमचीजुआ, ठाकुर अपने हलवाहे से बोला, पकड़ के इन्हें अलग कर दे। हलवाहा काका को हटाने बढ़ा तो बलिहार की भीड़ पीछे गरज पड़ी। खबरदार, जो काका को हाथ लगाया। हलवाहा डरकर पीछे हट गया। तू चला हल, देखा जाएगा। ठाकुर ने हलवाही को आदेश दिया। किंतु अपने सिर पर बलिहार वालों की सधी हुई लाठियां देख रमचीजुआ जहां का तहां खड़ा ही रह गया। नमक हराम साले, हट! मैं खुद हल चलाऊंगा। ठाकुर ने हल की मूठ पकड़ी और बैलों को पैना मारा। आगे लेटा हुआ आदमी देख बैल भी पांव उठाकर फिर वहीं खड़े रह गए। ठाकुर का क्रोध और बढ़ा। उसने सड़ाक सड़ाक लगातार बैलों को पैना मारना शुरू कर दिया। हार कर बैल आगे बढ़े और काका को बचाकर लांग गए।
किंतु हल्का फाल काका की कोख में खच से घुस गया। खून फफक कर बह निकला। बलिहार की भीड़ में तूफान आ गया। सैकड़ों लाठियां एक साथ बरस पड़ी। ठाकुर के दल वाले टिक न सके। वे कहीं भागे, बैल कहीं भागे, किंतु ठाकुर पर एक साथ इतनी लाठियां पड़ी कि वह बुरी तरह घायल हो गया। कुर्ते की जेब से पट्टे वाला कागज बलिहार के लोगों ने निकाल लिया। काका लोगों के कंधे पर लद कर आए। सारा गांव उनके आंगन में जुट गया। खून बुरी तरह निकल रहा था, फिर भी काका होश में थे। बोले, पट्टा, ये रहा पट्टा। काका, हम लोगों ने ठाकुर से छीन लिया, इसे फाड़ दो। काका पट्टे का फटना देखते रहे। जब पूरी तरह फट गया तो बोले, लो, 20 बीघा बच गया, पर जोताई बुआई खुद करना, यही हमारी विनती है। काका ने चारों ओर खड़ी भीड़ को हाथ जोड़ दिए। भीड़ के लोगों की आंखें आंसुओं से तर, गले में हिचकियां बधी हुई। इसमें रोने की क्या बात है भाई? एक के जाने से 20 बीघा रह गया, तो इसमें दुख की क्या बात है? जाना तो सबको है, आगे पीछे की ही तो बात है। दुनिया का काम देर सवेर से होता ही रहता है। पानी पिलाओ। पानी पिलाने के लिए पीछे से किसी ने सहारा दे काका को कुछ ऊंचा उठाया। पेट पर जोर पड़ा। खून कुछ अधिक तेजी से निकला। काका गट गट एक लोटा पानी पी गए। खून और पतला हो बहने लगा। काका शिथिल होने लगे, आंखें झेपने लगी। फिर देखते देखते बलिहार में जैसे हाहाकार मच गया। कुछ देर तो बड़ी भाग दौड़ रही, फिर सब अपार दुख में डूबकर शांत हो गए। गली गली आंगन आंगन को जैसे एक ही सांप डसता गया। अजीब सा भय, शंका और गहरा शोक सबके मन में भर गया। चरण पर बंधे हुए जानवरों को दाना भूसा डालने की किसी को सुधि न रही। भूख से बाएं बाएं चिल्लाकर बलिहार के जानवर भी चुप लगा गए। काका की अर्थी उठी तो लगा जैसे कोई बयार गांव के बांस, जामुन, आम के पत्तों तक को सुखाकर झंझना गई। गांव भर में चारों ओर एक बेहद डरावना सुनापन बिखर गया। अर्थी जामुन वाली परती में रख दी गई। परती में रोज बैठने वाले काका आज जैसे लेटे हुए थे। हल्की सी कंपन की तरह हवा की बतास बही। जामुन की हरी पीली दर्जनों पत्तियां काका की देह पर और अर्थी के अगल बगल बिखर गईं। सारा गांव परती में उमड़ आया। उतिमा गोड़, ठकुराइन, बिहंसी, रमकलिया की माई सभी थी। अर्थी उठी तो वे हचक हचक कर रो पड़ी। अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 1 के पहले भाग का वाचन। वाचन के इसी क्रम में अब लीजिए सुनिए उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 2 के दूसरे भाग का वाचन। काका का श्राद्ध क्या हुआ, जैसे गौजी यज्ञ हो। ओंकार के लाख मना करते रहने पर भी गांव के लोगों ने आटा, चीनी, घी, दही, तरकारी और कपड़े से भंडार घर भर दिया। गांव तो गांव, पास पड़ोस के गांव वाले ब्राह्मण भी इस श्राद्ध में न्योते गए। दूसरे गांव के खाने वाले ब्राह्मणों को जामुन वाली परती में बिठाया गया। ब्रह्म भोज खाने वालों से परती खचाखच भर गई। ब्राह्मण खाते गए। हल्दी में रंगी गमछी दक्षिणा में लेते गए। दूसरे गांव के लोग अचरज करते, अड़ोस पड़ोस के गांव में ऐसा श्राद्ध तो आज तक किसी का नहीं हुआ था। बलिहार वालों ने 20 बीघा में कतकी दूने उत्साह से बोई। अचलगढ़ का ठाकुर पकड़ा गया। उस पर मुकदमा चला, सजा हुई, सदा के लिए जेल में बंद कर दिया गया। काका की मौत से उगते हुए बिरवे ओंकार और चंदन पर जैसे पाला पड़ गया। गृहस्थी के कार्यों का सारा ओझ, उत्साह एकदम ठंडा पड़ गया। ओंकार और भी अकेलापन अनुभव करने लगा। गृहस्थी के कामों में अनुभव की सीख और सही राह देने वाला अब कोई न रहा। काका कुछ नहीं करते थे, फिर भी खंड में बैठे तो रहते थे। दुआर अकेला नहीं रहता। माल गुरुओं को सानी पानी चला देते। बिना कहे ओंकार काम से कहीं भी निश्चिंत होकर चला जाता था। काका के बाद वह भीतर से उखड़ गया। मौके बेमौके किससे राय पूछे, किस पर गुरु और खंड छोड़कर जाए। बाहर के जिस काम को दोनों भाई एक साथ लगकर चुटकी बजाकर पूरा कर लेते, उसे अब एक को ही करना पड़ता। श्राद्ध के लगभग 1 महीने बाद वैद्य जी फिर आए।
रूपा से उन्होंने गुंजा के ब्याह की चर्चा चलाई। अभी तो काका को मरे महीना भर हुआ है, मैं उनसे कैसे बातचीत करूं? रूपा बोली। लेकिन गुंजा सयानी हो चली बेटी, जरा हमारी ओर से भी तो सोचो। मैं क्या करूं बाबू, तुम दोनों घर के मालिक हो। काका की जब तक बरखी न हो जाए तब तक घर में कोई भी शुभ काम कैसे होगा? हाँ, ये तो मैं भी समझता हूँ रूपा, लेकिन कल का ठिकाना नहीं। मान लो किसी कारणवश ओंकार राजी न हुए, तब तो मेरे लिए यह साल बिल्कुल बेकार हो जाएगा और घर देख नहीं पाऊंगा। यह घर भी चला जाएगा, फिर सयानी बेटी की बाढ़। ऐसा कैसे होगा बाबू? जितनी चिंता गुंजा के लिए तुम्हें है, उससे अधिक हमको अपनी गृहस्थी की है। बहिन अगर देवरानी हो जाए तो इससे बढ़कर मेरे लिए दूसरा सुख क्या होगा? चंदन हमारा, गुंजा हमारी। साल भर बाद काका की बरखी हो जाने दो, फिर जैसा कहोगे वैसा ही होगा। वैद्य जी सुख की सांस ले चौबे छपरा चले गए। सारी खेती का भार चंदन और ओंकार पर पड़ गया। धीरे धीरे काका की मौत का अवसाद मन से उतरने लगा। 4-5 महीने बीत गए। घर की डावाडोल स्थिति काफी संभल गई थी, किंतु इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि ओंकार और भी चिंतित हो उठा। रूपा 2-3 महीनों से गर्भवती हो चुकी थी। इस बार उसका स्वास्थ्य गिरने लगा था। गर्भवती होने के महीने भर बाद ही उसकी देह पीली पड़कर हल्के हल्के सूज गई। रामू और गृहस्थी के काम दोनों को संभालना बेहद कठिन होने लगा। 2-3 महीनों बाद उसे अक्सर बुखार आने लगा। देह एकदम कमजोर हो गई। अंत में वैद्य जी को खबर गई। बेटी की यह दशा वैद्य जी से न देखी गई तो माथा पीट लिया। बगल में खड़े हुए ओंकार से बोले, जवार भर के लोगों की दवा मैं करूं, मेरी ही बेटी का यह हालत, इस समय भी मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? जो मन में आता करते जाते। मेरा बस चला होता वैद्य जी, तो मैं इनको चौबे छपरा पहुंचा आया होता। मैं बार बार आपके पास आदमी भेजने को तय करता, पर हर बार ये मना कर देती थी। घर के मालिक तुम हो ओंकार, अपना भला बुरा तुम्हें समझना चाहिए। अब बताओ ना, मैं क्या करूं? यह चौबे छपरा जाने लायक नहीं है। यहाँ दवा पानी देने में तनिक भी गड़बड़ी हुई तो बीमारी वश के बाहर हो जाएगी। नहीं, आप ले जाना चाहें तो आज ही मैं असवारी ठीक कर दूंगा। फिर तुम लोगों को यहाँ कौन देखेगा? जब ब्याह नहीं हुआ था तो कौन देखता था? तब की बात और थी ओंकार, उस समय केवल भोजन बनाने की चिंता थी। अब तुम्हारा एक पैर चौबे छपरा में रहेगा, फिर इस बसी बसाई खेती गृहस्थी का क्या होगा? यहाँ रहकर भी तो अब कुछ करने धरने लायक यह नहीं रही वैद्य जी। हाँ, पर इसे यहीं रखो, मैं रोज आऊंगा। रसोई पानी के लिए गुंजा को जाकर चंदन ले आए, या मैं ही कल अपने साथ लेता आऊंगा। वैद्य जी दवा देकर तथा परहेज की बातें अच्छी तरह समझाकर चौबे छपरा वापस लौट गए। तो ओंकार खाट पर लेटी हुई रूपा के सिर पर हाथ धरकर बैठ गया। आंखें आशंकित हो किसी गहरी चिंता के अतल सागर में डूब गईं। दूसरे दिन वैद्य जी गुंजा को अपने साथ लेते आए। गुंजा को रसोई पानी तथा भीतरी गृहस्थी के कामों को संभालने में देर न लगी। बाहर मालगोरू तथा खेती के काम में चंदन जुट गया। ओंकार का एक पैर भाई को सहारा देने बाहर रहता, दूसरा बीमार पत्नी की देखरेख में रहता। 15-20 दिन के बाद रूपा की हालत कुछ सुधरी। देह की सूजन कम होने लगी। ओंकार प्राय रूपा के पास बैठा रहता। कुछ अच्छी होने लगी तो एक दिन रूपा बोली, मेरे पास बैठने की क्या जरूरत है? सारा भार चंदन पर पड़ा है। अभी वह बांस की कोपल है, ध्यान नहीं रखोगे तो मुरझा जाएगा। और तुम? ओंकार हंसते हुए बोला, मैं? रूपा भीतर से प्रसन्न हो किंतु ऊपर से बनावटी स्वर में बोली, मैं मर जाऊंगी तो तुम दूसरा ब्याह कर लोगे, बीतेगी तो मेरे बेटे पर। अब क्या ब्याह? ए पहुना, कुंजा बीच में ही बिगड़ पड़ी। यहाँ बैठ के यहीं सब असगुन भागना है तो जाओ द्वार पर। यहाँ क्यों बैठे रहते हो? तुम्हारा काम क्या है यहाँ पर? रसोई दवा पानी के लिए। मैं घर में हूं ही, तुम हर घड़ी घर में क्यों घुसे रहते हो? चलो जाओ द्वार पर। बाहर दौरी वसाउन की भीड़, घर में पत्नी बीमार, दोनों की भीड़ में ओंकार रुई की तरह धून गया। यह तो चंदन था जो बाहर का सारा काम अकेली देह पर रोके हुए था। बाहर चंदन, भीतर गुंजा, किंतु सब कुछ निपट गया।
दवरी वसाउन होकर अनाज घर में चला आया। भूसा खोप और भूसहुल में भर दिया गया। ओंकार ने कुछ चैन की सांस ली। जेठ बीत चला। रूपा की तबीयत काफी सुधर गई। देह की सूजन बिला गई। पीलापन बहुत हद तक दूर हो गया। वह चलने फिरने लगी। खाना पचने लगा। वैद्य जी ने बेटी को बचा लिया। उसी समय किसी गांव से चंदन के देखनारू आए। ओंकार कहीं गया था। चंदन खंड में गाय बैलों को खिला पिला रहा था। इधर उधर की बातों के बाद वे काका की मौत की घटना पूछ रहे थे। चंदन अनमने भाव से उत्तर दे रहा था। तो बबुआ, काका का सारा हिस्सा तो तुम्ही लोगों को मिला होगा? एक ने पूछा। चंदन बिगड़ गया। आप लोग किस मतलब से आए हैं? हमारे घर का भेद पूछने वाले आप लोग होते कौन हैं? तभी ओंकार आ गया। ओंकार से लोगों ने खुलकर बातें की। ब्याह की बात चली। चंदन की कुंडली की नकल मांगी गई। ओंकार घर आया। रूपा से बात बताई तो रूपा बोली, अभी कहीं से भी ब्याह की बात ना चलाओ। काका की बरखी हो जाए तब इसकी चर्चा उठेगी। लेकिन कुंडली की नकल देने में क्या हर्ज है? देखनरू बहुत धनी घराने के हैं। गुंजा खंभे की ओट में खड़ी हो चुपचाप सुनती रही। धनी घराने के हों चाहे राजे रजवाड़े के, अभी कुछ नहीं होगा। जाओ उनसे कह दो। ओंकार वापस लौट गया। ओंकार का बाहर निकलना था कि गुंजा धरती पर बैठकर चारपाई पर बैठी हुई रूपा की गोद में मुंह छिपा या नायास ही सिसकने लगी। गोद में मुंह छिपाए बहन की भरी हुई आंखें बड़े दुलार से ऊपर उठा। रूपा ने अपने आंचल से पोंछ दी। या क्या रे, रोती क्यों है तू? जो चाहती है वही होगा। चंदन ही तेरी मांग भरेगा। रो मत। मेरी ओर देख गौरा, तेरे भोले बाबा ही बारात लेकर आएंगे। और हंसती हुई रूपा गुनगुनाने लगी। गुंजा का उतरा मुंह खिलकर लाल हो गया। तभी चंदन आ गया। किसके ब्याह का गीत गा रही हो भौजी? तेरे। मेरे? चंदन का ब्याह तो कुंडली में लिखा ही नहीं है। काहे रे? खाएंगे गेहूं नहीं तो रहेंगे यहूं, कि बिनु गौरा रहबो कुंवार हो। हंसती हुई रूपा ने एक कड़ी गा दी। इस समय तो भूख लगी हुई है, उठो न, दोगी कुछ खाने को? तभी गुंजा ने पीछे से चंदन के आगे छोटी सी डलिया में टटका भुजना और गुड़ रख दिया। धरती पर बैठे हुए चंदन ने एकाएक ऊपर देखा तो गुंजा को सिर पर झुका हुआ पाया। देख लो भौजी, तुम कहती हो कि। गुंजा ने पीछे से चंदन का मुंह दबा दिया। चंदन चुप लगा गया। एक से एक बढ़ के हैं। रूपा हंसती हुई बोली, अब छोड़ उसका मुंह। किंतु चंदन ने गुंजा के हाथ में तनिक कसकर चिकोटी काट दी। गुंजा झमक कर हाथ झाड़ती हुई बोली, दे तेरे कसाई की, तनिक भी दया माया नहीं। पानी लाओ पानी। हाथ काटो तुम, अब पानी लाऊं मैं। उठ के लोटा मांजो और पानी ले लो। चंदन सचमुच ही उठने लगा तो खड़ी हुई गुंजा ने बैठे चंदन के दोनों कंधे दबा दिए। रूपा देखकर हंसती रही। चंदन भुजना चबाता रहा। पीछे दीवार के सहारे खड़ी हो गुंजा पहले की तरह ही मुस्कुराती रही। अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 2 के दूसरे भाग का वाचन। वाचन के इसी क्रम में अब लीजिए सुनिए उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 2 के तीसरे भाग का वाचन। रूपा की बीमारी में सुधार आरंभ होते ही ओंकार भी कुबेर की पलानी में बैठने लगा। थके मन को ताश के पत्तों में बड़ी राहत मिलती। पीछे के दुख और परेशानियां बहुत हद तक मन से बिसर गई थी। लू की गर्मी से बचने के लिए दिन भर पलानी में दुबकी देह का मन भी एक ही ओर लगा रहा। मन बहलाने को दूसरा और साधन ही क्या था। इस वर्ष लू इतनी चली थी कि जामुन वाली परती की भी 3/4 दूब सूख गई थी। आषाढ़ लगा। आकाश में मेघ मंडराने लगे तो देह मन दोनों को बड़ा सुख मिला। ओंकार ने सोचा, घर से खंड आने जाने के लिए सोना से फुटकर निकले हुए इस बीज के खरोह में माटी का एक पुल बनवा दिया जाए तो लोगों के आने जाने की सुविधा हो जाए। कुबेर की पलानी में ही उसने बिटोर किया। बस्ती के पास इसी का एक खेत पड़ता था। उसमें से यह माटी देने को भी राजी हो गया। लोगों ने अपने सिर पर माटी काटकर पुल बनाने की बात तय कर ली। उस निर्णय के बाद गांव भर में ओंकार की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। सभी लोग यही कहते कि एक काका गांव का मान बढ़ा गए।
या घर की इज्जत बढ़ा देगा। गांव के इस छोटे से उगते हुए घर के प्रति लोगों के भीतर हल्की हल्की स्नेह जगने लगा। माटी की खुदाई का काम शुरू होने ही वाला था कि एक दिन अचानक पानी बरस गया। काम रुक गया। लोग भदई बोने की चिंता में लग गए। कुबेर की पलानी का अड्डा टूटा। ओंकार अपनी पलानी के आगे बैठकर चंदन के साथ यह निर्णय कर रहा था कि इस वर्ष कितनी भदई बोई जाए, इधर के खेत में क्या बोया जाए। उसी समय घर से इन दोनों की बुलाहट हुई। घर पहुंचा तो देखा रूपा असीम दर्द से खाट पर मछली की तरह छटपटा रही थी। पेट में लगभग 7 महीने का बच्चा था, किंतु प्रसव का दर्द आरंभ हो गया था। जमाइन बुलाई गई। पड़ोस की औरतें जुट गईं। लगभग घंटे भर के बाद रूपा ने मरा हुआ बच्चा जना। छटपटाहट तो कम हुई, किंतु रक्त का निकलना कम होने की जगह बढ़ता ही गया। देह पीली पड़ने लगी। पहले से ही रोगी दुर्बल देह रक्त का अधिक जाना सह न सकी। देखते देखते रूपा निष्प्राण हो गई। घर के बाहर ओसारे में बैठे हुए ओंकार और चंदन को बुलाया गया। भीतर पहुंचते ही ओंकार को चक्कर आ गया। गुंजा और चंदन की चित्कार से लगा कि घर बहरा पड़ेगा। होश आया तो माटी के बूत की भांति रूपा के शव को ओंकार एकटक निहारता ही रह गया। धड़ तक ढकी हुई मृत पत्नी, बगल में ढका हुआ नवजात मरा बच्चा और अलग अलग चारों ओर धरती पर बहकर जमा हुआ काला काला रक्त। ओंकार की आंखों के सामने अंधकार छा गया। चंदन ने भाई को अखबारी में भरकर बाहर निकाला। सवेरे से सांझ तक टिकने वाला मेला दोपहर को ही उठ गया। ओंकार को लगा किसी ने अधकचरी नींद में ही थप्पड़ मारकर जगा दिया। चोट ऐसी गहरी थी कि नींद टूटने पर भी आंखों को कुछ सूझता नहीं था। आंगन में आकर घनौची के पास वाले चबूतरे पर दीवार से पीठ टेक कर वह बैठ गया। रह रहकर आंखें भर आती तो उनका भारीपन दूर करने के लिए कंधे के अंगोछे से पोंछ लेता। चंदन रामगढ़ के बनिए की दुकान से कफन खरीद लाया। बसवारी से बांस काट कर अर्थी बनवाई। मरी भौजाई को नहला धुला, कफन पहनवा कर लोगों की मदद से लाकर आंगन में अर्थी पर लिटा दिया। अर्थी जब अच्छी तरह बंध गई तो जाकर ओंकार के सामने वह खड़ा हो गया। ओंकार ने प्रश्न सूचक दृष्टि से चंदन की ओर देखा। उठो, कंधा लगाने उठो। चंदन ने जैसे आदेश दिया। ओंकार चुपचाप वैसे ही बैठा रहा। दोनों बाहें पकड़ भाई को झटका दे खींचता हुआ चंदन फिर बोला, भैया भैया उठो। उठे? ओंकार ने अजीब सा प्रश्न किया। हाँ उठो। आज्ञाकारी शिशु की तरह ओंकार उठ गया। अर्थी के पास पहुंचा तो पुरोहित ने रूपा के मुंह पर से कपड़ा हटा दिया। ओंकार, चंदन और गुंजा ने पत्नी, भौजाई और बहन को अंतिम बार देखा। गुंजा फपक पड़ी। मुंह ढक दिया गया। अर्थी मचमचाकर उठ गई। गुंजा के करुण क्रंदन को राम नाम सत्य है के स्वर ने एक बारगी ही दबा दिया। बिलखती हुई गुंजा की गोद में छोटा सा रामू मातारी की उड़ती हुई अर्थी को टुकुर टुकुर ताकता ही रह गया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 2 के तीसरे भाग का वाचन। उपन्यास कोहबर की शर्त के आगे के भागों का वाचन आप YouTube चैनल के सोनांचली कार्नर पर सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।